हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। आज हम लोग क्लास 7 NCERT का अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में ही बताया कि क्लास 7 की जो पॉलिटी की NCERT है उसमें जो फोकस सिद्धांत है वो है समानता। समानता के सिद्धांत को अलग अलग आयामों से क्लास 7 की क्लास में आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि जब हम समानता की बात करते हैं तो वो समानता किस रूप में देखने को मिलती है, और समानता समझने के लिए हमें असमानताओं को देखना होगा। जब तक असमानता नहीं आप समझेंगे तब तक उसका अंत करके समानता लाई नहीं जा सकती। इसलिए लगातार आप पहले चैप्टर से समानता समझते आ रहे हैं और अब हम लोग 5वें चैप्टर पर हैं, और 5वें चैप्टर की हेडिंग है औरतों ने बदली दुनिया। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिछली कक्षा में ये पढ़ा कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो लड़के और लड़की के रूप में बड़े होते हैं, तो कैसे उनके लिए हर चीज़ अलग अलग बनाई जाती है और लड़के अलग ढंग से बड़े होते हैं, लड़कियां अलग ढंग से। तो कैसे लड़कियों ने, महिलाओं ने, औरतों ने बदली दुनिया, स्वयं की दुनिया कैसे बदली, इस पे ये चैप्टर आपको फोकस करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता था। हमने तो ये भी देखा पिछली कक्षाओं में कि परिवार के सदस्यों के देखभाल करने का पूरा समय काम है और इस कार्य को प्रारंभ करने समाप्त करने का कोई समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम इस चैप्टर में ये भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया है, उस संघर्ष को भी हम लोग यहाँ देखेंगे। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करने का एक तरीका है जिसमें महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन और भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया है कि इस कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस कक्षा में हम क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं थोड़े से एक छोटे से डेटा के साथ। भारत में 83.6%, अगर आप देखेंगे ये डेटा देख पा रहे हैं, तो भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधों को रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कटाई करना शामिल है। फिर भी हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। एक महिला किसान की जो चित्र है वो आपके दिमाग में नहीं आती है, ये आप देख सकते हैं। अगर अब हम देखें तो क्योंकि महिलाओं के संबंध में जो बातें हैं वो कुछ निम्न रूपों में देखने को मिलता है। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, ये एक टॉपिक है और इसके माध्यम से आप समझेंगे कि कैसे महिलाओं के संबंध में अवसर कम है और उनसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा की जाती हैं, कठोर अपेक्षाएं देखी जाती हैं। तो इस संदर्भ में समानता का ही संदर्भ है। यहाँ पे आप देखेंगे अवसर की कमी एक तरीके की असमानता है, और कठोर अपेक्षाएं जो कि महिलाओं से है वो भी एक तरीके की आप देखें तो असमानता ही है। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के लिए पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के काम में भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि घर के देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं,
इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है और अक्सर महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो विनम्र हों, सहनशील हों, और परिवार में भी उनसे यही अपेक्षा की जाती है। तो ऐसे में विज्ञान के लिए तकनीक दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं, ऐसा मान लिया जाता है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास भी करते हैं, इसीलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता। कई बार लड़कियों को समझाया जाता है कि तुम्हें कला वर्ग में रुचि रखनी चाहिए, विज्ञान में, इंजीनियरिंग जैसे विषयों में नहीं, ये लड़कों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसी रूढ़िवादी धारणाएं हैं। अधिकांश परिवारों में भी आप देखेंगे तो स्कूली शिक्षा पूरा हो जाने के बाद लड़कियों को इसलिए प्रेरित किया जाता है कि शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। ये समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ रहा है, और कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में आता है तो कभी यह दबाव हमारे आसपास के मित्रों जो कि आपको चिढ़ाने या अन्य रूप में काम करते हैं, वहां से भी आपको ये दबाव देखने को मिलता है। ये दबाव कहीं ना कहीं आ रहा होता है। रूढ़ियों को कैसे तोड़ने का काम है, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो आपको यहाँ एक महिला ड्राइवर दिख रही है जो ट्रेन के इंजन से झांकती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे तो ये महिला ड्राइवर ट्रेन चलाने का काम कर रही है, जबकि स्वाभाविक रूप से ये माना जाता था कि इस तरीके के काम पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। और ये महिला ड्राइवर केवल महिला ड्राइवर के रूप में ही पहचान नहीं है, बल्कि ये एक आदिवासी वर्ग से बिलोंग करती हैं, जहां पर शिक्षा का स्तर बिल्कुल न के बराबर है, और वहां से इन्होंने ये प्रण लिया कि इन्हें ट्रेन चलाने का काम करना है। रूढ़ियों को तोड़ने में आप देखिए, रेल का इंजन सामान्यतः अगर बात करें तो रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। रेल के इंजन की बात करें तो आप देखेंगे कि रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। लेकिन झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला जिनका नाम है लक्ष्मी लाकारा ने इस धारा को पूरी तरीके से बदल दिया। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक हैं लक्ष्मी लाकारा। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल से हुई। लक्ष्मी पढ़ने के साथ साथ घर के कामों की भी जिम्मेदारियों में हाथ बटाती रही। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और स्कूल पूरा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी का मानना है कि लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, और जब उसे पॉलिटेक्निक में मोटर साइकिल चलाई और जब उसने ये तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण बड़ा सीधा साधा है, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और अच्छे से अपना काम कर रही हूँ, अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ और अपने तरीके से जीवन जी पा रही हूँ। ऐसा इनका मानना है लक्ष्मी लाकारा का। देखिए अपने चैप्टर पे वापस आते हैं। नौकरी प्राप्त करने के लिए बड़ा दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, धौंस दी जाती है। आपको याद दिलाया जा सकता है कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो एक तरीके से जो विकास है वो कुछ असमान रूप में आपको देखने को मिलता है। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 7 की पुस्तक में देखने को मिलती है। जेवियर अपनी 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर बहुत खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में वो बहुत अधिक अंक नहीं मिला था, लेकिन अपने पसंदीदा विषयों में जैसे कि इतिहास और भाषाओं के विषय में उसे अच्छे नंबर मिले थे।
उसके माता पिता परिणाम देख के खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि माता पिता का ये मानना था कि गणित और विज्ञान विषयों में अच्छा होना चाहिए, तभी नौकरी मिलेगी। कहानी देखिए कैसे शुरू है। कहानी में पिता है वो कह रहे हैं कि हे भगवान, जेवियर गणित में तुमने सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में तुम्हारे अंक बहुत कम है। मुझे पता है माँ पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता था, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। फिर जेवियर के पिता कहते हैं कि तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है और इतिहास से क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। जेवियर कहता है मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता, मैं गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ना चाहता। तो जेवियर के पिता कहते हैं समझदारी से काम लो बेटा, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लो, कंप्यूटर सीखने से नौकरी मिलना आसान हो जाता है। ये जो अभिवृत्ति है, ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड ने एक विशेष क्षेत्र में लोगों को जाने के लिए प्रेरित किया, लिहाजा नौकरी की संख्या कम रही और प्रतियोगी ज़्यादा हो गए। इस कारण भी आप देखेंगे असंतुलन देखने को मिलता है। बेरोजगार युवाओं की संख्या इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि बेरोजगार युवाओं की पसंदीदा कुछ 3-4 नौकरियां हैं और वो अपना पूरा फोकस उन्हीं में करते हैं और उनकी संख्या सीटें कम है। दूसरा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट और ज्ञान का अर्जन, ज्ञान का निर्माण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे जो लोग इस तरीके के विषयों में आगे नहीं बढ़े हैं, बावजूद इसके बहुत बेहतर और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर और बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए हैं। परिवर्तन के लिए सीखना, स्कूल जाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे हर साल अधिकांश संख्या में बच्चे प्रवेश लेते हैं, हम सोचने लगे कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए ये कल्पना करना भी कितना कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना उनके पहुंच की बाहर की बात थी। ये कल्पना करना कि पढ़ना लिखना अनुचित माना जाता था, आज आप शायद इस बात को ग्रहण न कर सकें, लेकिन एक समय ऐसा था भारत में जब पढ़ाई लिखाई बहुत लिमिटेड लोगों की पहुंच में थी। अतीत में लिखना और कुछ पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग जो काम करते थे उन्हें ही पेशा के रूप में वो सीख के आगे काम करते थे। जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को तो अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी या हस्तकला सिखाई जाती थी, वहाँ पर धारणा ये थी कि जो महिलाएं हैं वो सहयोग करेंगी, लेकिन वो खुद उस काम को नहीं करेंगी। जैसे जैसे एक कुम्हार है तो कुम्हार पे चाक पे बैठकर बर्तन बनाने का काम जब कुम्हार कहा जाता है तो आपको एक पुरुष दिखाई पड़ता है, जबकि महिलाएं सारा काम मिट्टी जुटाने से लेके उसे बर्तन बनाने योग्य बनाने तक का काम महिलाएं किया करती थी, लेकिन चाक पे बैठ के बर्तन को आकार देने का काम पुरुष किया करता था। इसीलिए जब आपको बढ़ई, लुहार आदि का नाम लिया जाता है तो मेल पुरुष प्रवृत्ति वाले कार्य के रूप में आप देखते हैं। कुम्हार की बात की जाती है तो चरखे पे बैठा एक आदमी आपको दिखता है, एक महिला नहीं दिखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ विशेष चीज़ों को हमेशा पुरुषों ने अपने कंट्रोल में रखा, नियंत्रण में रखा। अभी हमने देखा कि महिलाओं को अक्षर सीखने तक की स्थिति नहीं थी। ऐसी स्थिति में एक कहानी, एक महिला की कहानी जिनका रमाबाई नाम है, उनको आप देख सकते हैं। 1858 से 1922 तक की ये बात है। अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई है, रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई है क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति भी नहीं थी। 1898 में पुणे के पास
खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित इन्होंने किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर को आप देख सकते हैं। ये रमाबाई मिशन आज भी सक्रिय है, आज भी सक्रियता के रूप में आप देख सकते हैं, सक्रियता के रूप में देख सकते हैं। इसी तरीके से राम सुंदरी देवी एक महिला है। ये पहली महिला मानी जाती हैं जिन्होंने पढ़ लिख कर चीज़ों को बदला, और पहली आत्मकथा लिखने वाली महिला के रूप में आप इनको जानते हैं। आमार जीवन मतलब मेरा जीवन, ये बांग्ला में आमार जीवन कहा जाता है। इस नाम से इन्होंने अपनी पहली आत्मकथा, भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है आमार जीवन। राम सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़कियां लिखती पढ़ती हैं तो वो पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं और सामान्यतः विधवा हो जाती हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बाद बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। ये खुद लिखती हैं कि मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी। ये खुद लिखती हैं कि मैं बहुत सुबह ही अपना काम करना शुरू कर देती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय केवल 14 वर्ष की उम्र थी इनकी। मन में एक अभिलाषा बचपन से पढ़ने लिखने की थी। धार्मिक पांडुलिपियों तक इनकी पहुंच हुई। उस समय कहा जाता था, लिखती है कि मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। बाद में स्वयं ही अपने विचारों का विरोध इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि मुझे क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं और फिर मैं कैसे पढ़ूंगी, ये मैंने सोचना शुरू किया। फिर एक दिन कहती है कि मुझे सपना आया और मैं चैतन्य भागवत, एक संत हैं, उनका इन्होंने जीवन पढ़ा। इन्होंने देखा कि मैं चैतन्य भागवत का जीवन पढ़ रही हूँ। बाद के दिन के समय में जब ये रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पति के सबसे बड़े बेटे से अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना कि विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है और जब मैं इसे मंगाऊं तो तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए और जब पुस्तक अंदर रख दी गई तो मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। लिखती हैं कि मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था, तो लिखती है कि उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों को अक्षरों का मिलान अपने याद किए हुए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद ये कहती हैं कि मैं पढ़ना सीख गई। राजसुंदरी देवी अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। अपने लेखन से उन्होंने संसार के उस स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया जो राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन के जीवन में अनुभव किया था। इसके पहले भारत में किसी महिला के जीवन की कोई जीवनी नहीं आई थी। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्होंने लिखा कि दिन भर के क्षण में थोड़ा भी विश्राम नहीं होता था, इतना समय भी नहीं होता था कि जरा बैठकर कुछ खा ही लें। तो महिलाओं का जीवन कैसा था, ये पहली बार यहाँ देखने को मिलता है। लगे हाथ वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय भी देख लें तो अगर आप देखेंगे तो आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में बड़ा अंतर आज भी देखने को मिलता है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है और जिसमें पूरे देश की जो जनसंख्या की गणना की जाती है उसमें भारत में होने वाले जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जिसमें आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य आदि शामिल होते हैं।
अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप पाएंगे कि शिक्षित लोगों की संख्या का अनुपात 1961 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की बात करें तो 40% थी। अर्थात कम से कम ये लोग अपना नाम लिखना जानते थे। यहाँ शिक्षा से अर्थ बस इतना है कि ये नाम लिखना जानते थे। लड़कों की तुलना में लड़कियों या स्त्रियों की बात करें तो शिक्षा का प्रतिशत केवल 15% था। पुरुषों का जहां 40 था, महिलाओं का मात्र 15% था। 2001 की जनगणना हुई जहां पर पुरुषों की जो शिक्षा की स्थिति थी वो 76% हुई, वहीं महिलाओं का जो साक्षरता दर थी वो 54% ही रही। इसका असर ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच जो अनुपात है वो लगातार बढ़ रहा है। यद्यपि शिक्षा का अनुपात बढ़ रहा है, लेकिन महिलाओं और पुरुषों के बीच जो शिक्षा है वो खाई भी हमें अभी भी विभेद रूप में देखने को मिलती है। मतलब स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है, ये आपने देखा। नीचे तालिका दी गई है जिसमें लड़कों लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं। शासकीय शब्दावलियों में दलितों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। ये इस लिस्ट में है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और ये आपको एक तालिका दिखाई दी जा रही है। ठीक है, चलिए। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास साधन नहीं है। अभिभावकों के पास अपने लड़कियों को स्कूल भेजने के साधन नहीं है, और अगर इसकी अभाव है तो वो स्कूल भेजना नहीं चाहते। कुछ परिवार निर्धन हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में अगर पढ़ाने की बारी आए और घर में लड़का और लड़की दोनों हैं तो प्राथमिकता लड़के को देते हैं, न कि लड़की को। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। जैसा कि आपने क्लास 6 में ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ आपने स्कूल में देखा था, ये देख सकते हैं आप। अब महिलाओं ने अपनी स्थिति को बदलने के लिए, अपनी दुनिया को बदलने के लिए खुद आंदोलन भी किया। उस महिला आंदोलन की बात करते हैं जिनको बाद में आप जोड़ पाएंगे अपने अगली कक्षाओं में। अगली कक्षाओं में आप बड़ी बेहतरी से इनको जोड़ पाएंगे। और जब तक हम बात करते तब तक एक सूचना है जो मैं आपको दे दूं। स्टडी IQ का सक्सेस कार्निवाल शुरू हो गया है जो महीने के अंत में लास्ट वीक में होता है, जिसमें आपको एक बहुत बड़ी छूट मिलती है। उस बड़ी छूट को आप मेरे पीछे देख सकते हैं फीस पे। प्रतिज्ञा प्लस का लास्ट बैच है, ध्यान रखिए। लास्ट बैच का मतलब है प्रारंभिक परीक्षा निकालने पे पूरी फीस वापस होने वाली। और प्रत्येक वीक में जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में प्रथम स्थान पाने पर 11,000 रुपये नगद जीतने का जो ये 2 बड़े मौके थे, ये प्रतिज्ञा प्लस बैच में थे, जो कि अब समाप्त हो जाएगा। प्रतिज्ञा प्लस बैच में टेस्ट सीरीज भी फ्री थी, वो भी अब खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रतिज्ञा प्लस का ये लास्ट बैच है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। बैच का प्रारंभ जो है डेट वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है और फीस सक्सेस कार्निवाल के कारण अत्यधिक कम हुई है। मात्र 22,499 पे AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरे द्वारा ये बैच 30 सितंबर तक ले लिया जाएगा, तो ध्यान रखिए आपको प्रतिज्ञा प्लस बैच की ये जो छूट है, फीस की छूट है, ये जो फीस वापसी है और ये जो हर हफ्ते 11,000 रुपये जीतने का मौका है, ये प्राप्त नहीं होगा। इस छूट को प्राप्त करने के लिए आपको एडमिशन लेना होगा 24 सितंबर तक। ये जो सक्सेस कार्निवाल ऑफर है वैलिड 24 सितंबर तक है, तो 24 सितंबर तक आप अगर अपना एडमिशन ले लेते हैं तो आप इस प्रतिज्ञा बैच के हकदार होंगे, भागीदार होंगे। आइए अपनी क्लास पे वापस चलते हैं। आंदोलनों के बारे में देखते हैं। महिला आंदोलन की बात करें तो महिलाओं ने अपनी स्थिति बदलने का खुद निर्णय लिया और उन्होंने अपनी लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई शुरू की। महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का जो अधिकार है, अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, लड़कियों महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, ये सब भी जरूरी थे। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर ये परिवर्तन के लिए संघर्ष किया।
संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है, जहां महिलाएं अपने अधिकारों और अपनी स्थितियों को बदलने के लिए संघर्ष करती हैं। कई औरत और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक जीवंत आंदोलन बना देती है। इनमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने, न्याय हासिल करने के लिए विभिन्न प्रकार के रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां अभी आप देख पाएंगे, इनकी कुछ झलकियां, कुछ अभियान अभी आप देख पाएंगे, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन झलकियों को आप देख सकते हैं। इन झलकियों के अतिरिक्त हम लोग एक और सूचना है जो यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं, और वो सूचना इस रूप में है कि अगर आप PSIR ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, PSIR ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं और ऑप्शनल हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं और अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो ऐसे में आपको वैकल्पिक विषय प्रतिज्ञा प्लस लास्ट बैच के रूप में आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप जुड़े हुए हैं ऑप्शनल में और आपने प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिया, तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की फीस वापस हो जाएगी। 14,999 रुपये फीस है और ये क्लास प्रतिदिन दोपहर में 1 बजे से लाइव 4 बजे तक चलता है। एडमिशन की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 30 सितंबर है। तो 30 सितंबर के पहले इस बैच में अगर आप जुड़ते हैं तो आप जो लाभ है प्रतिज्ञा प्लस बैच का, पूरी फीस प्रारंभिक परीक्षा पास करने पे रिफंड हो जाने की, वो फीस आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जुड़ना चाहिए। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। स्टडी IQ के ऐप या स्टडी IQ की वेबसाइट, कहीं से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हैं। आइए अभियान के बारे में देखते हैं। तो भेदभाव और हिंसा के विरोध में कई सारे अभियान आपको महिला आंदोलनों के द्वारा देखने को मिल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए इनके अभियानों के माध्यम से ही 2006 में कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा होने वाली औरतों को सुरक्षा दी गई, जिसको घरेलू हिंसा सुरक्षा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इसी तरीके से महिला आंदोलन ने अपने अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना के बारे में दिशा निर्देश जारी किया था, जिसे विशाखा दिशा निर्देश भी आप जानते हैं, जो महिलाओं के कार्यस्थल पर किसी तरीके के प्रताड़ना या शोषण के खिलाफ है। आप पोस्को एक्ट जानते हैं, और ये सारा का सारा कुछ तब हो पाया जब महिलाओं ने इसके लिए आंदोलन किया, एक और उदाहरण देख सकते हैं 1980 का। महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवयुवतियों को कई बार जान से मार दिया जाता था दहेज के लालच में। महिला संगठनों ने इसकी कड़ी आलोचना की। कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहा है, इस तरीके के दबाव डाले गए। खुद महिलाएं इसके लिए सड़कों पे उतरी, आपस में जानकारियां साझा करना शुरू किया और अंततः समाज का एक बड़ा सार्वजनिक ये मुद्दा बन गया। अखबारों में ये छपने लगा। आप देखिए पूरी अखबार की कटिंग है जिसमें दहेज के विरोध को बहुत कवरेज दिया गया। संबंधित कानून में बदलाव किया गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। आज दहेज प्रथा के खिलाफ एक बड़ा मजबूत कानून है, जिसे महिलाएं अपने अधिकार के रूप में देखती हैं, आज अपने अधिकार के रूप में देख पाती हैं। इसके लिए खुद महिलाओं ने इसके लिए रणनीतियां बनाई, और उन रणनीतियों में आप देखेंगे तो जागरूकता बढ़ाने की रणनीति, महिलाएं आपस में एक दूसरे से मिलकर संवाद स्थापित करना, सम्मेलन करना, और नुक्कड़ नाटक और जनसभाओं के माध्यम से लोगों के बीच ये संदेश पहुंचाना कि महिलाओं के अपने स्वतंत्र स्थिति है और महिलाओं के लिए भी अपना स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने कई तरीके, जैसे इन्होंने तरीका अपनाया जागरूकता का, नुक्कड़ नाटक, संवाद, सम्मेलन के माध्यम से। इसी तरीके से विरोध का भी तरीका अपनाया। महिलाओं ने अपने हितों का, जहां भी महिलाओं के हितों का, अधिकारों का उल्लंघन हुआ, ऐसे में उन कानूनों के खिलाफ अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए ये सड़कों पे उतरी, धरना दिया इन्होंने, आंदोलन किया इन्होंने,
लिहाजा अपने अधिकारों को वापस प्राप्त करने का प्रयास किया। बंधुत्व व्यक्त करना, इसके अंतर्गत न्याय या अन्य मुद्दों पर औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना, महिला आंदोलनों को आगे बढ़ाना, कुछ इस तरीके के हिस्से थे जिसके लिए महिलाओं ने ये काम किया। आप देख पा रही हैं महिलाएं मार्च निकाल रही हैं। ये 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतों ने अपने संघर्ष को ताज़ा करने के लिए जश्न मनाया। इसी तरीके से हर साल आप देखेंगे 14 अगस्त को बाघा बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ऊपर तस्वीर में आप ये देख सकते हैं, जो आप यहाँ ऊपर तस्वीर में आपको ये देखने को मिल सकता है, आपको देखने को मिल सकता है, ऊपर तस्वीर में ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था महिलाओं के संबंध में कि महिलाओं ने कैसे अपनी दुनिया बदली, कैसे महिलाएं आज अधिकारशील हैं, कैसे महिलाओं ने अपने अधिकारों को के लिए विभिन्न तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी और ये महिलाओं का आंदोलन पूरे विश्व में था। आज के समय में अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो आज के समय में आप पाएंगे कि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं नहीं हैं। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं देखने को मिलती हैं, महिलाएं देखने को मिलती हैं। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आजीविका प्राप्त कर पा रही हैं। संविधान हमारा महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। महिलाओं के समान आजीविका की बात हमारा संविधान करता है। महिला प्रसूति के संबंध में विशेष व्यवस्था बनाने की बात करता है। तो आज ये जो अधिकार महिलाओं के लिए आपको देखने को मिल रहा है, ये अधिकार के लिए महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया और खुद इसके लिए महिलाओं ने अपनी दुनिया आज बदली है। 1950 के दशक की बात करें तो महिलाओं की स्थिति ये थी कि आजीविका के लिए उनके पास कोई एक क्षेत्र नहीं था, और आज जब आप 2024 में बात कर रहे हैं तो आप कोई एक ऐसा क्षेत्र बता नहीं सकते जहां महिलाएं आज पुरुषों के बराबर नहीं हैं और जहां महिलाएं आज पुरुषों की तरह आजीविका की प्राप्ति नहीं कर पा रही हैं। यद्यपि ये बात सही है कि अभी भी महिलाओं की प्रतिशतता आजीविका के विभिन्न क्षेत्रों में कम है। वो चाहे सेना की बात करें, विधायिका की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, ऐसे स्थानों पर आपको अभी भी कहीं न कहीं ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहां पर आप पाएंगे कि महिलाओं को अधिकार, प्रतिशतता में अधिकार कम है। लेकिन महिलाओं ने अपने दम पे ये दुनिया बदली है और आगे भी महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं, और जो भी आगे आने वाले राइट इशूज हैं, अधिकार संबंधी मुद्दे, उनको प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग अध्याय 6 पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में कैसे आप पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट लगे और इनको कैसे अगली कक्षाओं में आप उपयोग करेंगे, इसके लिए आप जुड़े रहिए। पहले कहानियों के माध्यम से आप देखिए कि कैसे एक समानता को बताने के लिए अलग अलग डायमेंशन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आगे कैसे उपयोगी होगी। अभी इस बार सवाल पूछा गया था और मैंने अभी यूपीएससी 2024 का मेंस सेकंड पेपर में सवाल पूछा गया था महिलाओं के संबंध में, महिलाओं की समानता के संबंध में, और वो एनसीईआरटी क्लास 7 की पिछली कक्षा वाले चैप्टर से आप देख सकते थे, महिलाओं और पुरुषों का लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। आप ये उत्तर लिख सकते थे। तो एनसीईआरटी आपको समझ देती है कि आप बहुत सारे उदाहरण जोड़ पाएं। चलिए अगली कक्षा में जुड़िएगा। क्लास पे अगर आप लोग नए हैं तो इस क्लास को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कक्षा अगर रेगुलर देखते हैं तो लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों मित्रों तक शेयर करिए। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।